approaches, issues, and debate, right? All right. So basically, तुम्हें सबसे पहले, and this is very very vital, क्योंकि तुम्हारे पास चार अप्रोचेस हैं विद इन योर एएस साइकोलॉजी, राइट? फोर डिस्टिंक्ट कैटेगरीज। तुम्हारे पास बायोलॉजिकल वाला है, बायो, तुम्हारे पास कॉग्निटिव है, तुम्हारे पास सोशल है, एंड तुम्हारे पास लर्निंग है, राइट? दैट्स द फोर अप्रोचेस। सो दीज आर द फोर अप्रोचेस, राइट? इसके हिसाब से तीन तीन स्टडीज डिवाइड, इसके अंदर तीन स्टडीज हैं, इसके अंदर तीन है, इसके अंदर तीन है, एंड इसके अंदर थ्री है, तो थ्री टाइम्स फोर इज 12। सो दैट्स हाउ योर 12 स्टडीज आर डिवाइडेड। यू नीड टू नो बायो के अंदर कौन से तीन स्टडीज आती हैं। यू नीड टू नो बायोलॉजिकल अप्रोच के कौन से तीन स्टडीज हैं। फॉर एग्जांपल यू नीड टू नो कैनली है, द डीमन एंड फ्लाइटमैन, ठीक है, you need to know them by name or by some identification that you can come up with. Demon Clyburn याद नहीं होता, आर्यम याद रख लो, right? कैनली याद नहीं होता तो ब्रेन स्कैन याद रख लो, right? Some keywords, but you need to know कि हर अप्रोच के अंदर कौन सी तीन स्टडीज आ रही हैं, otherwise you're gonna have a very bad time in paper one. So you need to categorize your क्या कहता हूँ, your notes, your study plan by approaches, ठीक है? So अब अप्रोच अपनी जगह, राइट? अब होता ही क्या है कि बायोलॉजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, लर्निंग, दीज आर नेम ऑफ अप्रोचेस। अब इन अप्रोच का जब बकायदा टर्मिनोलॉजी के बायोलॉजिकल अप्रोच इज अ टर्मिनोलॉजी, राइट? इसका भी मीनिंग पूछना चाहिए। यस, यू नीड टू क्या करना है, कैटेगराइज देम। फॉर एग्जांपल ठीक है ना, ये कैन भी आ गया। आई एम गोना शो यू व्हाई यू नीड टू कैटेगराइज योर स्टडीज अकॉर्डिंग टू द क्या कहते हैं, अप्रोचेस। ये देखो, या अच्छा, दिस स्टडी, दिस क्वेश्चन नंबर 8, अच्छा ये 786 इज द जगह जहाँ पे तुम्हें टर्मिनोलॉजीज याद करने का बोलेंगे, लेकिन क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 6, राइट? दिस इज दैट रीजन जहाँ पे कोई भी सवाल आ सकता है इन तीनों चीज के बारे में। अब मैं बता दूं, कोई भी सवाल इन तीनों चीज के बारे में मतलब क्या हो सकता है। देयर गोना आस्क यू व्हाट डज बायोलॉजिकल अप्रोच इटसेल्फ मीन, व्हाट डज द बायोलॉजिकल अप्रोच एंटेल, क्वेश्चन मार्क। 2 मार्क का सवाल होता है। Define what is flan issue. Define what is that debate, right? So they ask meanings of specific approaches. They ask meaning of specific terminologies of debate. They ask meaning of specific issues, and it comes under question 6, 7, 8. Here region में आता है. Check question 6 now. It's too early. 7, 8. 7 is the region जहाँ पे वो आता है. So basically, this is that question 8 के अंदर इन्होंने पूछ लिया भाई, बैंड्यूरा थी लर्निंग अप्रोच की स्टडी, राइट? ठीक है। अच्छा, लर्निंग अप्रोच के, ठीक है ना, इन्होंने नेम कर लर्निंग अप्रोच के दो अजम्पशंस बताओ। एज इन, अब ये दो अजम्पशन तुम्हारे बुक के अंदर भी लिखे हुए हैं, ठीक है ना? जस्ट इट्स लाइक वन लाइन सेंटेंस व्हिच टेल्स यू व्हाट लर्निंग अप्रोच इज ऑल अबाउट, ठीक है? And you're supposed to memorize it because they're going to ask you in exam, right? Same for cognitive, same for biological, and same for क्या कहते हैं, social approach. So we're going to just अभी क्या करें, complete those assumptions, what the four approaches assumptions mean, and how can you easily remember them, ठीक है? All right, so first of all, ठीक है, you need to understand that whatever approach we're doing it psychology, right? चाहे biological, cognitive, learning, social, उसके आगे एंड में हमेशा psychology रखते हैं, biological psychology, social psychology. It is psychology. Psychology generally itself studies three things about a human being, and if you remember these three things, ठीक है ना, approaches बहुत आसान हो जाएगी. It studies a person's thoughts, right? It studies a person's feelings, emotions, whatever you want to call them, and studies a person's behavior or actions. Thoughts, feelings, behavior, right? So this is the thing that we're studying about a human being. Now, how we study these things, how we study this will differ according to approach, right? For biological approach, for biological psychology, we're going to look at what biology, what factors in biology, or what biological component or what biological phenomena impacts a person's thoughts, impacts a person's feelings, or impacts a person's behavior. For example, Ms. Kolik, so I'm going to write the first approach for biological.
sometimes just a biological approach. So yeah, so thoughts, feelings, and behavior, right, will be influenced by biological factors, such as, you know, you can say what, genes, you can say neurotransmitters, hormones, whatever biological thing you can come up with. So basically, what I'm saying is, you know what, you are feeling sad. Sad is a feeling, right? So I'm touching one of the three components in psychology that we're studying, sad. So again, you feel sad because, according to biological factors, is you feel sad because there's a certain chemical released in your body that makes you feel sad. So I just explained, or I just dismissed your feeling, blaming it on or holding a biological factor responsible for it. And that's all it's about. You know, whatever psychological phenomenon I'm studying it, I'm going to attribute it to a biological phenomenon. That's biological approach itself, right? All right. दूसरा, let's try cognitive approach का मतलब है thinking, right? Cognition का मतलब है thinking process. Memory is cognitive process, thinking process is cognitive, decision making is cognitive. So whatever mental process you do, thinking, processing, attention, for giving something attention, focusing, language, perception, all of these things, right, are cognitive. ठीक है, तो इसकी अप्रोच भी होगी, social is gonna be us and the environment, or the people and inside the environment, and learning is when you acquire new habits, right? मैं cognitive का थोड़ा साइड पर रख दूंगा, ठीक है. I want to discuss it थोड़ा बहुत बाद में. I'm going to discuss social अभी. Social thoughts, क्योंकि we are studying thoughts, feelings, and behavior, right? So it is going to our feelings and behavior will be influenced by क्या कहते हैं, other individuals in the environment, right? Or thoughts, feelings, and behavior will be influenced by the सही है, या तो the environment का जो context होता है will influence you, or the people in that environment will influence your thoughts, feelings, and behavior. For example, why you're feeling sad, social approach क्या होगा, because someone else made you sad, or the environment itself, as in, you know, like the जो होता है ना कि जगह that made you sad. For example, you're standing in a graveyard, thoughts, feelings, and behaviors. Your feelings, you're sad because you're standing in a graveyard, so that's because of the environment that you are in. You're feeling sad. Why? Because someone made you cry. ठीक है ना, क्यों? क्योंकि someone was hurting you. ये यहाँ पे individual आ गया in the environment. So social approach is just that. Whatever psychological thing you're feeling, you're gonna attribute it to या तो the external environment or the people in the external environment. That's it. ठीक है. So remember thoughts, feelings, and behavior. ठीक है ना. अच्छा. अभी तक कोई मसला? Are you with me? All right, ठीक है. Cognitive, as I said, cognitive itself is a thinking process, right? Thinking process. So whatever you do, जहाँ पे तुम thinking involved करते हो, उसको हम कहते हैं cognitive, right? अच्छा, so think of it as English, right? I'm going to write the approach for cognitive psychology, लेकिन थोड़ा सा अलग होगा, दोनों से अलग अलग होगा. इससे थोड़ा सा अलग होगा, इससे थोड़ा सा अलग होगा, but you're going to understand कि मैं क्या कहते हैं, मैं difference क्यों ला रहा हूँ, ठीक है? एक मुझे 2 सेकंड. ठीक है. All right. So cognitive का जो assumption that's going to be a bit different, ठीक है ना, but you're going to understand why. If I write thoughts, feelings, and behavior, right? Whatever I'm writing, I just write it. Thoughts, feelings,
ठीक है, वर्गनी सही है। ऑलराइट, थॉट्स फीलिंग्स एंड बिहेवियर, अभी तक ये सबके साथ वही सेम जा रहा है। विल बी इन्फ्लुएंस्ड बाय, ये भी सबके साथ सेम जा रहा है। द ओनली थिंग डिफर्स इज द वट एवर यू राइट आफ्टर इन्फ्लुएंस्ड बाय, राइट। बट मैं यहाँ पे थॉट्स नहीं लिखूंगा। Feelings and behavior will be influenced by cognitive processes such as perception, language, memory. The reason why I remove the thought word from cognitive, क्योंकि it's cognitive का मतलब ही होता है thought process or thinking, right? So if I just write thought processes, feelings and behavior will be influenced by thought processes, so doesn't make sense, it's redundant, right? But I will, so that's why I remove the word thought from cognitive, क्योंकि कॉग्निटिव साइकोलॉजी का जो प्रेमिस होता है ये होता है कि ये जो दो चीजें हैं ना वो थॉट की वजह से इन्फ्लुएंस होती है। दैट्स व्हाट आई सेड इन जस्ट सम फैंसी लैंग्वेज, जो मैंने चीज लिखी वो इट्स अ फैंसी वे ऑफ सेइंग कि थॉट्स, सॉरी, feelings and behaviors will influence are going to be influenced by your thought process, but I cannot say thoughts, feelings and behavior will be influenced by your thought processes because that just doesn't seem right. So that's why I don't write the thought word in cognitive. I just write feelings and behaviors, then बाकी सब कुछ। दैट्स द रीजन व्हाई मैं थॉट को इंक्लूड नहीं करता अपने प्रेमिस के अंदर या अजम्पशन के अंदर, ठीक है, क्योंकि कॉग्निटिव सेल्फ मींस थॉट। अच्छा, लर्निंग के ऊपर मैं यहाँ पे आता हूँ। हर अप्रोच के दो अजम्पशंस होते हैं। मैं सोशल के दो अजम्पशन आराम से बता दिए, मैं बायोलॉजिकल कॉग्निटिव के दो अजम्पशंस बता रहा हूँ, दूसरे क्या होंगे, राइट। ठीक है, द फर्स्ट अजम्पशन डिग्नेटिव मेक सेंस, ठीक है ना। दूसरा क्या होगा, दूसरा जो होगा ना assumption, right? See, if you understand ये तो assumption याद हो गया and you're having a difficult time कि यार biological and cognitive के दूसरा assumption क्या होता है। Just remember individual differences, right? ये psychology will also explain you, मतलब generally अगर तुम psychology पढ़ते हो, right? Its job is to explain why one person is different from the other, right? What makes that one person unique, what makes the other person unique as well. And we're going to explain the individual differences in the second assumption of biological and cognitive approach. Matlab, you know what, I'm going to say individual differences can be explained by differences in biological phenomenon. I'm just, it's a fancy way of saying, you know what, this person is different from that person because his biology is different. That's all I said. Cognitive career. Individual differences can be explained by differences cognitive processes. So yeah, this person is different from that person because the way they think is different. That's all I said in some fancy language. ठीक है, so that's the second assumptions for ये दोनों मैं अभी तक learning का पढ़नी है. So we have two assumptions down for every biological, cognitive and social psychology. ठीक है, अब तक कुछ is everything clear so far? ठीक है, अब learning के ऊपर आते हैं. अच्छा, अब जो मैं तुम्हें चीज़ बताऊंगा उसकी याद करने की जरूरत नहीं है, इट्स जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग कि मैं ये लिख क्यों रहा हूँ, उसके पीछे पूरी कहानी है। देखो, लर्निंग अप्रोच के अंदर इज नॉट व्हाट यू थिंक इट माइट बी, इट्स नॉट अबाउट, इट हैज नथिंग टू डू विथ हाउ यू परफॉर्म एट स्कूल, इट हैज नथिंग टू डू विथ योर स्टडी। वो स्टडी वाला लर्निंग वाला सीन नहीं है। दिस लर्निंग highlights or pinpoints towards acquiring any new behavior, right? Whatever you acquire a new behavior, that's gonna be called learning according to the definition in the realms of psychology. मैं इंग्लिश डेफिनेशन की बात नहीं कर रहा। तो जब भी तुम कोई चीज नया नया बिहेवियर करोगे, दैट्स लर्निंग। अच्छा, व्हाई आई से बिहेवियर, व्हाई आई डोंट से जब तुम नई फीलिंग महसूस करोगे जिंदगी में पहली बार, दैट आल्सो कैन बी लर्निंग। व्हाई कैन आई नॉट से कि जब तुम जिंदगी में एक चीज को दूसरे अंदाज से सोचोगे, कॉग्निटिव प्रोसेसेस, राइट?
When you think differently, that's also called learning. Why I say learning a new behavior and behavior only? Well, इसके पीछे पूरी कहानी है. Long story short is that, you know what, ये जो साइकोलॉजी के जो अप्रोचेस है ना, बायोलॉजिकल, कॉग्निटिव, सोशल एंड लर्निंग अप्रोच, ये बहुत पहले बनी थी जब साइंस बहुत नया था. Learning approach, I guess, began in 1950 or 1940. I don't remember. उससे पहले हो सकता है, but it began after 1920. ठीक है. Now you know कि 1920 के अंदर कितने टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस थे. बायोलॉजी में अपने टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस अलग थे. साइकोलॉजी में तो दूर की बात है. साइकोलॉजी was still emerging, right? So हर कोई एक चीज को एक्सप्लेन करने के लिए ना थ्योरीज लेके आता था, right? कुछ यूरोपियन साइकोलॉजिस्ट आते थे थ्योरीज लेके, किसी जगह से एशियन साइकोलॉजिस्ट आते थे थ्योरी लेके, किसी जगह से तो अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट लेके थ्योरी के लिए आते थे. फॉर एग्जांपल, तुमने फ्रॉइड का नाम सुना होगा, मतलब इफ यू डोंट नो, ठीक है ना, वो साइकोलॉजी का बाप है, वो यूरोपियन है. ठीक है. एशियन साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं, ठीक है ना, वो थोड़ा बहुत क्या कहते हैं, फिलोसफी लेके आ रहे होते हैं, ठीक है ना, वो थोड़ा बहुत अपना क्या कहते हैं, ईस्टर्न स्कूल ऑफ थॉट लेके आ रहे होते हैं, राइट. यूएसए वाले साइकोलॉजी अपना कुछ लेके आ रहे होते हैं. तो यूएसए वाले साइकोलॉजिस्ट थे ना, वो लर्निंग वाला अप्रोच लेके आ रहे थे. And you're gonna understand why it seems so American and obnoxious, but you're gonna understand why. See, so for example, learning psychologist वाले बस ये मानते हैं कि जो चीज हम देख सकते हैं ना, the thing that I can see with my own two eyes is the only thing that exists. The thing that I cannot see with my own two eyes does not exist. ठीक है. So they literally mean this. So they literally mean this. जो 1920s के learning psychologist थे. I cannot see a person's thought process, so it doesn't exist. You can argue it exists, but again, उनके definition के हिसाब से doesn't exist क्योंकि I cannot see the thought process, right? Your feelings don't exist क्योंकि I cannot physically see your feelings with my own two eyes. The only thing that exists for me is your behavior because I can see what you do with my own two eyes. If you pick up a glass of water, I will see that you're picking up a glass of water. ठीक है ना? So that doing something exists, and that is the only thing that I'm going to say. वो है behavior. ठीक है ना? Thought बाहर में गया, feeling बाहर में गया. ठीक है? So अभी तक कोई मसला है कि learning approach के मैं behavior क्यों consider कर रहा हूँ? ठीक है. अच्छा, तो लर्निंग के अंदर बेसिकली मैं हमसे बिहेवियर देखूंगा, बाहर की चीजें साइड पे रख दी. Behavioral change or acquiring a new behavior, whatever you want to write, whatever how you want to, however you want to phrase, acquiring a new behavior or change in behavior, behavioral change, whatever, जो भी है, जो भी तुम ये लिखोगे ना, इसके बाद जो एंडिंग पार्ट है वो तुम्हें एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड याद रखना. ठीक है. लर्निंग अप्रोच के 3 assumptions हैं, इंतहाई आसान है. ये तुमने याद कर लिया ना, ये पहला वाला, बिहेवियरल चेंज कैन बी एक्सप्लेन बाय के बाद 3 अलग डिफरेंट अल्फाज आएंगे. एक assumption है क्लासिकल कंडीशनिंग कि कैन बी एक्सप्लेन बाय क्लासिकल कंडीशनिंग. दूसरा assumption है कैन बी एक्सप्लेन बाय ऑपरेंट कंडीशनिंग. तीसरा assumption है कैन बी एक्सप्लेन बाय सोशल लर्निंग. ठीक है. तो दैट गिव्स यू 3 different assumptions. Behavioral change can be explained by classical conditioning. Behavioral change can be explained by operant conditioning. Behavioral change can be explained by social learning theory. अब ये लफ्ज़ क्या है? ये classical conditioning, operant conditioning, social learning theory, ये basically different modes of, yeah, different theories हैं of how you learn. So yeah, so these 3 theories are different in their own regard. Social learning theory कहता है कि you learn through observation. Operant conditioning कहता है you learn by punishment and or reward. Classic conditioning कहता है you learn by association, right? So behavioral change, whenever you do a new behavior, it can be explained because of reward and punishment, or because you saw somebody doing it, or because you associated something with a certain behavior. And we're gonna go in depth on each of these when we do the studies. But these are what these words mean in short story. ठीक है ना. लेकिन
दिस इज द बिहेवियर अप्रोच एंड इसके अंदर हम सॉरी लर्निंग अप्रोच एंड इसके अंदर हम सिर्फ बिहेवियर देखते हैं, ठीक है। एंड बिहेवियर तीन तरीके से चेंज होता है, क्लासिक कंडीशनिंग की वजह से, ऑपरेंट कंडीशनिंग की वजह से, या सोशल लर्निंग थ्योरी की वजह से। एंड दैट्स द assumption that you have to remember for AS psychology। इसमें कोई मसला? ठीक है, तो लर्निंग अप्रोच का हमारे पास क्वेश्चन आया था, राइट। जस्ट सी व्हाट इट सेज। Two assumptions of learning approach, right? So भाई ठीक है ना। सो ये मार्किंग स्कीम गलत है, यहाँ पे ऑपरेंट कंडीशनिंग आना चाहता। Operant conditioning can help to explain our behavior, right? That's what we just said. Social learning can help explain our behavior, right? That's what we just said. अब आगे इन्होंने एग्जाम्पल दिया कि ऑपरेंट कंडीशनिंग किस तरह होता है, एन एग्जाम्पल, वेग एग्जाम्पल, राइट। सो as I said, reward and punishment is operant conditioning. So if you reward someone, they're going to repeat a behavior. Social learning के अंदर you observe, right? So क्या कहते हैं, चिल्ड्रन विल ऑब्जर्व इमीडिएट अग्रेसिव रोल मॉडल, राइट। सो यू अंडरस्टैंड कि एग्जाम्पल से क्या मतलब है, बट दिस इज इट, राइट। ऑलराइट, इसके अलावा या डिबेट हमारे पास ए साइकोलॉजी के अंदर ना, ए एस साइकोलॉजी के अंदर, ए टू नहीं, ए एस, दो डिबेट्स हैं। ये ए टू में भी रिपीट होता है, तुमने सुना होगा। ठीक है, अच्छा भाई, हाउ आर यू कैन, ये होता क्या है, सीन क्या है? वेल देखो, जब कोई स्टडी खत्म हो जाती है ना, जब स्टडी खत्म होने के बाद देयर गोना आस्क यू वन ऑफ दीज थिंग्स, बल्कि दोनों ही पूछ सकते हैं कि इंडिविजुअल सिचुएशन में से कौन सी साइड जाएगा एंड नेचर नर्चर में से कौन सी साइड जाएगा। सी एंड व्हाट, अब तुम्हें इन डिबेट के मतलब भी याद करने के, इंडिविजुअल सिचुएशन डिबेट वाकई क्या होती है, राइट। जस्ट लाइक यू लर्न दिस अजम्पशंस, ये कहाँ पे पूछते हैं? क्वेश्चन 6, 7, 8, 6 ज़्यादा बोला, 7, 8 के अंदर पूछेंगे, राइट। आई एम जस्ट गोना लुक एट वन पेपर, अगर मिल गया सही है, नहीं मिला तो अगर किस्मत हुआ तो बीच में आ जाएगा व्हेन वी डूइंग द स्टडीज। क्वेश्चन 6, 7, 8, राइट, 6, 7, 8, 7, 6, 7, 8, 8 का है। या देखो, इंडिविजुअल सिचुएशनल आ गया, ठीक है ना। 8, 6, 7, 8, क्या पूछ रहा है? या आउटलाइन व्हाट इज मेंट बाय इंडिविजुअल सिचुएशनल डिबेट, राइट। सो दिस इज हाउ दे आस्क इट। ऑलराइट, सो if so basically let's suppose I'm gonna give you a made up experiment and you're supposed to find out कि भाई दोनों में से कौन सी साइड पे जा रहे हैं इंडिविजुअल सिचुएशन में से। द मेड अप एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट ये होता है कि you know what, there was a train and a passenger falls inside the train compartment, ठीक है ना, the train carriage। The people who come and help him are males who are white, but black people inside the train don't help him, सही है। And also what you need to understand that the victim is a white person, सही है। Next scenario, a black person, ठीक है ना, falls inside the train carriage and black people come and help him, white people don't, ठीक है। So these are two separate instances that were found in the study. So
The results that we have found, or the things that we have seen in the study, is because of the individual differences within the people, or was it the situational differences between the people? All right, let me give you a new experiment. You're walking down the road, right? It's 1 a.m., right? 1 a.m. at midnight, night, walking down the road. Okay. When you walk down the road, होता क्या है? You keep looking behind you to see if someone's following you or not. Okay. 1 a.m. You're walking outside, you keep looking behind to who if someone's following you or not. Okay. Same street, but now 1 p.m. at noon you're walking outside and you walk normally. You're not paranoid. So this is the result that we have gathered, right? When you walk on the same street but at different times. Now, I'm gonna ask you, the difference in your behavior is because of your individual aspects or the situational differences in the two situations? ठीक है, elaborate किस तरह? एग्जैक्ट डिफरेंसेस इन द सिचुएशन क्या था? एग्जैक्ट डिफरेंस बताओ मुझे, इस सिचुएशन में ये डिफरेंस, इस में ये डिफरेंस, मतलब हाउ इज दैट डिफरेंट फ्रॉम द अदर? मुझे एग्जैक्ट बता। आई नो तुम सही कह रहे हो, लेकिन मुझे एग्जैक्ट एग्जैक्ट चाहिए मुझे। सही है, एंड द अदर इज सही है। अच्छा, सेम थिंग, डिफरेंट सिनेरियो। उस सड़क पे दोपहर को तुम आराम से चल लो, राइट? दूसरा आदमी जो है बाकायदा पैरानोड होके चल रहा है दोपहर के वक्त। अब क्या सीन है? ठीक है, तो इसी तरीके से स्टडीज के अंदर कोई रिजल्ट आएंगे, यू नीड टू फाइंड आउट कि यार दोनों में से कहाँ पे जा रहा है। अच्छा, अब लाजमी नहीं कि हर स्टडी के अंदर इंडिविजुअल सिचुएशन है, कभी नेचर नेचर आ सकता है। इट कैन बी वन ऑफ टू, ठीक है ना? और समटाइम्स रेयर चांसेस है कि दोनों हो सकता है, राइट? अब नेचर नेचर की बात सुनो। इफ आई से दैट यू नो व्हाट, men are aggressive because of क्या कहते हैं, their genetics। नेचर नेचर के हवाले से बताना ये कहाँ पे जा रहा है। हम्म, इसको तुम नेचर में कन्वर्ट कर सकते हो, नेचर में। जबरदस्त।
ठीक है ना. सो नाउ यू अंडरस्टैंड कि यार दोनों में से कौन सी चीज क्या वैसे है क्या. अब आई एम जस्ट गोना एक्सप्लेन यू इन फैंसी सीआई टर्मिनोलॉजी जो तुम्हें याद रखना है. ठीक है ना. अ फैंसी सीआई टर्मिनोलॉजी of your fancy CI way of saying it is क्या होता है. Individual is thoughts. मुझे पता है यहाँ पे क्या सवाल आएगा, लेकिन रुक जाना.
और ठीक है। सो क्या कहते हैं, ये ऊपर वाला होगा तुम्हें पता नेचर का, नीचे वाला होगा नर्चर का। अच्छा देखो, ये जो स्लाइड है ना, ये है डिबेट्स की, ठीक है ना, दीज आर डिबेट्स, ये अजम्पशंस की हैं, ठीक है। ये बिल्कुल अलग है, ये बिल्कुल अलग है, ठीक है। जो पूछा जाएगा ना वो बकायदा वहाँ पे लिख देंगे कि हम पूछना क्या चाह रहे हैं, अप्रोच के हिसाब से पूछ रहे हैं या डिबेट के हिसाब से पूछ रहे हैं, ठीक है। अब दोनों, ये वाली चीज़ मिलती जुलती है, क्योंकि तुम कहोगे यार ये सीन जो है ये सोशल अप्रोच के ऊपर रखा है, एंड आई फील दैट वे, दैट्स गुड, बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता चल जाएगा जो ज़्यादातर सोशल साइकोलॉजी वाले स्टडीज होंगे, automatically which side would they be leaning upon, मैं हम नहीं कर 100%, but mostly which side would they be leaning upon when it comes to individual situational debate, situational, right? So it's like how you look at things यहाँ पे, basically it's like they're telling you कि from what aspect was the study done, what aspect was the study conducted on, ठीक है। The study was conducted keeping this in mind, ये क्या है, the results that we get in the study, right? Who can we blame it on? Can we blame it on a person or can we blame it on a situation, right? तो ज़्यादातर if you can get the idea कि यार ये social psychology मिलता जुलता ये नीचे वाला, so you're completed, right? तो ज़्यादातर social psychology studies भी situational debate को फेवर कर रहे होंगे, right? अच्छा, ये ऊपर वाला जो biological से मिलता रहता है, and you're right, biological studies ज़्यादा फिर nature aspects क्या कह रहे होंगे, फेवर कर रहे होंगे, राइट। अच्छा, मैंने कीवर्ड्स लिख दिए, डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल सिचुएशनल इज इंटरनल लिख दोगे, फॉर एग्जांपल ये इंडिविजुअल, एक्सटर्नल लिख दोगे, फॉर एग्जांपल ये तो सिचुएशनल है। मोस्ट ऑफ द फ्रेजिंग इज सेम। नेचर के अंदर देखो, नेचर के अंदर तुम्हें इनेट लिखना लाजमी, इनेट का मतलब होता है बिफोर बर्थ, if something is present in you before birth, that is nature. Now before birth is a very क्या कहते हैं बच्चों का terminology, so we are going to use the word innate, ठीक है। Same thing means the same thing, but if you do something but something happens to you after you're born, जब तुम पैदा होने के बाद तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ होता है, फिर वो नर्चर में आ जाएगा, ठीक है ना। तो नर्चर के अंदर, अप्रोच के अंदर, देयर आर सर्टेन कीवर्ड्स दैट यू नीड टू लुक आउट फॉर, जहाँ पे डेवलपमेंट of certain new behaviors, acquiring of new behaviors, or learning, खास पर learning हो रही होगा ना, that's going to automatically pinpoint to nurture, ठीक है। So ज़्यादातर learning approach साइड nurture को favor कर रही होंगी, right? You're going to see that automatically. So it gives you a good idea, ठीक है ना, कि कौन सी approaches कौन से debate को favor कर रहे होंगे, right? And yes, ये तुम्हें assumptions याद भी करने हैं, क्योंकि ये CI में पूछी जाते हैं, like so, ठीक है। इसमें कोई मसला? अच्छा, issues and debates, क्या था इश्यूज, क्या था यार, इशू एथिकल मसले होते हैं ना, इश्यूज पर, ठीक है। और या इश्यूज के अंदर जो है ना, इश्यूज जो आता है, इश्यूज का मतलब ज्यादातर एथिकल चीजें हैं, ठीक है। हमने ये बताओगे, जब हम रिसर्च मेथड कर रहे थे, हमने एथिक्स पढ़ी थी नहीं पढ़ी थी, मुझे सही से याद नहीं है। मतलब राइट टू विड्रॉ, कॉन्फिडेंशियलिटी, प्राइवेसी, ये सब क्या था? अच्छा भाई, देखो लार्जली, ठीक है ना, इश्यूज के इश्यूज के अंदर एथिक्स आता है, राइट। लेकिन एथिक्स का मतलब इश्यूज नहीं है, मतलब इश्यूज के अंदर और भी चीजें आती हैं, वन ऑफ दोस कंपोनेंट इज एथिक्स, राइट। बाकी भी और चीजें आ रही होंगी, बट दैट्स नॉट फॉर कंसर्न अभी। um, या लेकिन एथिक्स को आपने अलग से भी लेके जाना होगा, राइट, क्योंकि एथिक्स खुद भी एक अलग से अलग चीज है। सो एथिक्स हम बेसिकली हम देखते हैं थ्री एस्पेक्ट्स है, लाइक बच्चों के लिए एथिक्स क्या होगा, चिल्ड्रन एथिक्स क्या होंगे,
Normal adult people ethics क्या होंगे and animal ethics क्या होंगे, right? These are issues. Normally when you deal with adults and kids, उनके लिए ज़्यादातर ethics same होते हैं, ठीक है ना? Some plus minus when it comes to kids. Adults issues or main ethical issues that you will come across in majority, not all, majority of your studies are going to be these five. Uh, Informed consent, right to withdrawal, confidentiality, uh, privacy, protection from harm. ठीक है. So basically, whatever the study you're studying, right, you have to make sure कि यार ये पांचों ethical guideline for adults. This is for adults, by the way, adults, human adults. Whenever you sample is human adults, right, you're gonna look out for these five factors. Informed consent is पहली बात is two words. Consent का मतलब होता है permission, right? Informed consent मतलब होता है कि did they ask a permission, consent, while providing, or did the participant give permission while knowing the entire details of the study or no. For example, this can go two ways, right? या तो हमने लोगों से कंसेंट नहीं लिया, रिकॉर्ड करना शुरू हो गया, जैसे होता है पब्लिक प्लेसेस के अंदर आप किसी को रिकॉर्ड कर सकते हो, राइट? ये इज पब्लिक प्लेस, तो परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो यू माइट हैव बीन अ पार्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट, तो पता भी नहीं होगा, तो परमिशन तुम्हारी सीख नहीं की गई. दूसरा होता है कि तुम्हें आधी डिटेल बताई है, पूरी नहीं बताई, और उसके बिहार पर तुम्हारा परमिशन लिया. या तो तुमसे परमिशन नहीं पूछेंगे, या तो तुम्हें आधी डिटेल बताएंगे फिर परमिशन पूछेंगे, राइट? इन्फॉर्म कंसेंट अगर मेंटेन रखनी है, मेंटेन, इसका मतलब पूरी डिटेल देनी पड़ेगी, फिर परमिशन लेना पड़ेगा. अगर आपने पार्शियल डिटेल दिया, ठीक है ना, तो हम उसको कहेंगे आपने क्या किया, क्या कहते हैं, या डिसेप्शन किया, डिसेप्शन, राइट? यू हैव डिसीव पीपल. ठीक है, जब तुम डिसेप्शन करते हो तो एट द एंड ऑफ द एक्सपेरिमेंट यू हैव टू कम क्लीन. फिर तुम लोगों को पूरा डिटेल बता दो कि भाई असल में ये मसला ये था. तो व्हेन यू डू डिसेप्शन में लोगों को डीब्रीफ करना होगा. डीब्रीफ इज व्हेन यू कम क्लीन एट द एंड ऑफ द एक्सपेरिमेंट, राइट? व्हेन यू बिकम ऑनेस्ट फुली 100%. हो सकता है कि एक्सपेरिमेंट से शुरू में तुम लोगों से पूरी चीज़ें नहीं बता सकते, क्योंकि व्हेन द पीपल गेट टू फाइंड आउट एवरीथिंग अबाउट द एक्सपेरिमेंट, हो सकता है इनके रिजल्ट्स जो होंगे ना, वो असल रिजल्ट्स नहीं होंगे. They might behave in a manner that makes them look good because they know what's gonna be happening. So that's why there could be some limitations. Okay, yep, like Milgram, right? So that's why you have to keep things secret. But if you do keep things secret, informed consent break हो गया, तो आपने लोगों को deceive किया. And the only way to redeem yourself is debrief, जहाँ पे you come clean, right? लेकिन debrief के अंदर और भी चीजें आती हैं. सिर्फ debrief के अंदर it's not about just informing people all the information. Debrief का एक और चीज भी आता है. Right to withdraw is that, you know, any participant can stop the experiment anytime and they can leave. They can leave the experiment anytime they want. That's right to withdraw. If your participant does not have the right to withdraw, as in you can if you cannot leave the experiment at that particular second, right to withdraw नहीं है, then you're going to be held against your will. For example, एक experiment होती है ट्रेन के अंदर, right? ट्रेन के अंदर experiment होती है, I don't want to be a part of experiment. क्या कर लोगे, ट्रेन चल रहा है, कहाँ जाओगे? So even though people don't want to be part of the experiment, so वो वैसे actively engaged तो नहीं होंगे, but they're still part of the experiment क्योंकि they're in the train and obviously the train is moving, so they cannot jump out. The right to withdraw नहीं था जब तक ट्रेन नहीं रुकती, right? So that's one example कि right to withdraw किस तरह break हो सकता है. Confidentiality का इसका मतलब है your personal information is kept secret. तुम्हारा नाम नहीं बताया जाएगा, तुम्हारा एड्रेस नहीं बताया जाएगा, right? Because anything that can be used to identify you will not be disclosed. ठीक है? So that's confidentiality. Your address, your parents' name, your real name, bakayda, not your birth, not your ID card number, nothing. So that you become anonymous. So if you don't know who the participant of the study are, इसका मतलब है confidentiality बहुत अच्छी तरीके से maintain की, क्योंकि
The experiment, the researchers have done their job. Privacy दो तरीके होते हैं. Privacy and confidentiality में प्लीज फर्क समझ लेना, दोनों सेम चीज नहीं होती. देखो प्राइवेसी के अंदर दो चीज आती हैं. एक होता है फिजिकल प्राइवेसी, फिजिकल क्या कहते हैं, बाउंड्रीज. बाउंड्रीज की बात करते हैं, फिजिकल बाउंड्रीज, ठीक है ना. और एक होता है इमोशनल बाउंड्री. फिजिकल बाउंड्री तुम्हें पता है कि तुम्हें कोई हाथ लगा रहा है, तुम्हारे कोई करीब आ जाए, फिजिकल स्पेस इन्वेड हो गया, तो फिजिकल प्राइवेसी ब्रेक हो गई. जब कोई फिजिकल स्पेस आपका इन्वेड करता है, ठीक है, कोई बहुत ही करीब खड़ा हो गया है, कोई आपको छेड़ रहा है, ठीक है ना, फिजिकली आपको नहीं छेड़वाना, तो दैट्स इन्वेजन ऑफ फिजिकल प्राइवेसी. ठीक है. साइकोलॉजिकली इमोशनल प्राइवेसी क्या होता है? जब कोई इंसान आपसे उन चीज़ों पर बात करना चाह रहा है जो जिसको आपको बात नहीं करनी. माशाल्लाह माशाल्लाह पाकिस्तानी मीडिया, ठीक है ना, यू सीन के पहले सुसाइड बॉम्ब ब्लास्ट होते थे. सो जो विक्टिम्स के फैमिली मेंबर्स थे, राइट, उनके घर घुस के मीडिया टीम उनसे बात करना चाहती थी. पहली बात ही उनके घर घुस के बात करना चाहते, प्राइवेसी तो फिजिकल तो इन्वेड हो गई. बट यू ऑल्सो टॉक अबाउट थिंग्स दैट दे डोंट वांट टू टॉक अबाउट, इमोशनल प्राइवेसी, राइट. और वो भी ब्रेक करो. फॉर एग्जांपल कोई चीज़ तुम्हारे बारे, you have a sensitive topic, ठीक है ना, for example you don't want to talk about your parents, or someone is insisting you to talk about your parents, तो तुम्हारी physical privacy sorry, emotional privacy break हो रही है. So things that you don't want to talk about or don't want to discuss but they're making you do it, तो emotional privacy break हो रही है. If they're invading a physical place तो physical privacy invade हो रही है. तो दोनों तरीके से हो सकता है. Protection from harm is that, you know what, you make sure that your participants are not harmed in psychological or physical capacity. ऐसे नहीं कि तुम्हारे एक्सपेरिमेंट के अंदर लोग हाथ पांव तोड़ के चले गए या किसी को मेंटल ब्रेकडाउन हो गया. अगर मिलग्रम की स्टडी के अंदर फिजिकल या साइकोलॉजिकल हार्म हुआ था नहीं होता, दैट्स अप फॉर डिबेट. देखो, इफ यू नीड टू एक्सपोज योर पीपल टू डेंजर फॉर द पर्पसेस ऑफ साइंस, expose them to the danger that they normally encounter in their life. For example, what is the danger that you normally encounter in your life? For example, हो सकता है कि you might cut your hand while chopping vegetables, right? That's the normal level of danger. तो तुम्हारे एक्सपेरिमेंट के अंदर भी अगर if you need to do something, right, इससे ज़्यादा तुम नहीं करोगे. The normal level of danger that they encounter in their lives, that's the amount of danger that they should be exposed to, if need to be exposed to. वैसा होना नहीं चाहिए. If it exceeds more than that, तो फिर people are not protected in experiment. Debriefing के अंदर what you also do, debriefing के अंदर when you come clean, when you explain people what was the real क्या कहते हैं experiment about, you also make sure that you may return people into the original psychological state that they come. For example, ऐसा हो गया कि तुमने debriefing तो दे दी, तुमने उसको औरत को पूरा information दे दिया, but the औरत is still in shock. तो शी इज़ नॉट इन द ओरिजिनल साइकोलॉजिकल स्टेट दैट शी केम इन. तो तुम्हारा काम डीब्रीफिंग के अंदर ये भी होगा कि उसको तुम रिलैक्स करके वापस भेजो. से यू टेल पीपल एवरीथिंग एंड यू ऑल्सो रिटर्न देम इनटू द ओरिजिनल स्टेट दैट दे केम इन, राइट. बिगाड़ के ना भेजो. तो ये दो चीज़ डीब्रीफिंग के अंदर आती हैं, एंड दैट्स व्हाट ह्यूमन अडल्ट एथिक्स इज. इसमें कोई मसला? बच्चों के एथिक्स के अंदर ये चीज़ आएंगी. ये बच्चों के एथिक्स के अंदर एडिशनल पॉइंट बता रहा हूँ मैं, सिर्फ बच्चों के एथिक्स के एडिशनल पॉइंट बता रहा हूँ जो स्पेशल है, बाकी सब ये चीज़ ऊपर वाली है. कंसेंट तुम माँ बाप से भी लोगे, पेरेंट्स से भी लोगे, एंड बच्चे से भी लोगे, राइट. दोनों से लेना लाजमी है. फॉर एग्जाम्पल माँ बाप ने कह दिया चलो एक्सपेरिमेंट कर दो मेरे बच्चे को, बच्चा नहीं करना चाह रहा, कर क्या लोगे? माँ बाप चाह नहीं रहेगा बच्चे को एक्सपेरिमेंट करो, आप अपने बच्चे से पूछे, माँ बाप कहेंगे तुमने मुझसे क्यों नहीं पूछा, मसला आ जाएगा. दोनों से पूछना लाजमी. और बोर्डम, you should make sure that whenever you're dealing with kids in an experiment, you should make sure they shouldn't be bored. How is boredom a violation of ethics? Well, basically, kids are supposed to be enjoying. They're supposed to enjoy, right? You shouldn't make them bored if just for the sake of experiment, right? It just goes against moral values. That's why if you shouldn't make sure you shouldn't bore your kids. Make sure they're having fun, you're excited, or stimulated, just not bored in your experiment, right? बाकी सब बच्चे का ethics same है. Animal ethics are, however, different.
तुम्हारे आई थिंक टू स्टडीज हैं, यामामोटो वाला, चिंपैंजी वाला, और पेपरबर्ग वाला, पैरट वाला. दीज आर आई गेस द टू स्टडीज जहाँ पे एनिमल आ रहे हैं, तो वहाँ पे एनिमल एथिक्स लगेंगे, राइट. जहाँ पे ह्यूमन पार्टिसिपेंट नहीं है, ऑटोमेटिकली वहाँ पे एनिमल एथिक्स लगेंगे. एंड बच्चे क्या करते हैं, एनिमल एथिक्स के अंदर भी ये छाप के आ जाता है. दैट डजंट मेक सेंस. एनिमल एथिक्स, सबसे पहले रूल नंबर वन इज रिप्लेसमेंट. रिप्लेसमेंट क्या मतलब होता है? You know what, don't use animals, use something instead of animals. Replace the animal, right? If you can use the old tape recording, use it. If you can use a computer simulation, use it. If you can if you have previous experimental results that you can use in your current experiment, use it. Make sure or try your best to not use real animals and replace them with someone else. इसको कहते हैं replacement. Replace your animal with something else. So rule number one is technically you're not supposed to use animals. Use something else, replace it. Some kind of replacement. Rule number two, the animal ethics number two is numbers. Numbers. If you are gonna use animals, cholo, use minimum amount of animals. I think पूरे 100 जानवर को तुमने एक्सपेरिमेंट कर दिया. इस्तेमाल करना यार कुछ कम इस्तेमाल करो, राइट. एक दो, वैसे तो जीरो होना चाहिए. रिप्लेस कर दोगे, रिप्लेसमेंट नहीं होती तो यूज फ्यू नंबर्स. Animal ethic number three. Species, make sure that whatever animal you choose, right, make sure you choose the correct species of the animals. For example, अगर तुमने कोई एनिमल ले लिया जो तुम्हारे एक्सपेरिमेंट कर ही नहीं सकता, गलत एनिमल ले लिया, उसके ऊपर तुम अननेसेसरी स्ट्रेस डाल रहे हो, राइट. फॉर एग्जांपल, तुम एक पैरट के ऊपर तुम एक्सपेरिमेंट कर रहे हो कि क्या वो बोलना सीख सकता है, वो चल जाएगा, लेकिन यू कैन नॉट डू द एक्सपेरिमेंट ऑन अ कैट, राइट. तो तुमने पहली बार गलत स्पीशीज भी लिया है, उसके ऊपर तुम गलत स्ट्रेस भी डाल दो. So don't do that. Don't choose the wrong species and don't do wrong experiments on them. Correct species that they can do things easily so that they don't get stressed out, right? That species is the trend. Choose the correct species according to the aim of your study. Don't choose wrong species वरना बेचारे जानवर को stress में आ जाएगा वो. uh, Housing, however keep your animal. एक minute, I have a question. What is that? Yep. मतलब उसको ओन करना इलीगल है, तो बस हाँ, उसको एक्सपेरिमेंट करना तो और ही खतरनाक बात है. सो यप. अच्छा, हाउसिंग के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, राइट. हाउसिंग के अंदर ये कि तुम एनिमल को किस तरह रख रहे हो. ओवर क्राउडिंग से बचाओगे यार उसको, खुदा के वास्ते. यू मेक श्योर कि जो तुम उसको जगह दे रहे हो, राइट, इट रिजेंबल्स द नेचुरल हैबिटेट, राइट. ऐसे नहीं कि कराची की जू की तरह. So keep the environment as natural to their habitat as possible, or make sure they're not overcrowded, or make sure क्या कहते हैं, they have privacy, or they're safe, right? Make sure you're giving them adequate food, food. Make sure कि जिस तरह तुम रख रहे हो उसको उसी स्पीसीज की तरह रखो. फॉर एग्जाम्पल, कोई ऐसा स्पीसीज है जो साथ रहता है, सोशल स्पीसीज, चिंपैंजीज, राइट. सो यू कीप देम टुगेदर, अलग नहीं रख सकते उसको. अगर चिंपैंजी सोशल एनिमल्स हैं तो सोशल ही रखोगे, एक साथ रखोगे चार पांच को. कैट्स आर नॉट सोशल इनफ, तो वो अकेले रख सकते हो. सो वी यू हैव टू अंडरस्टैंड कि सोशल एनिमल्स कौन से, नॉन सोशल एनिमल्स कौन से, और उसके हिसाब से तुम कैन चूज के अलग रखना है या सबको साथ रखना है. सो सोशल, ठीक है. आ, अगर खुदा ना तुम्हारे एक्सपेरिमेंट का एनिमल इंजर हो जाए ना, उसको फौरन से पेन किलर दो या डू एनीथिंग दैट रिमूव्स देयर पेन फौरन. But if the animal is in a condition of constant pain that cannot be saved, you put it out of its misery, you euthanize it, okay, why let it suffer, right? It depends. लेकिन है कि एनिमल की हालात किस तरह है, इज क्रिटिकल या नॉट क्रिटिकल.
मतलब इतना ही बिगड़ गया है तो, एंड यू नो कि यार कोई मेडिकल चीज़ को बचा नहीं सकती, एक्सपोज रेडिएशन, कैंसर हो गया, क्या कर लोगे, just put it out of misery, euthanize it, right? The animal does not need to go through more unnecessary suffering. But if you can save it, use painkillers for them. Remove the pain as quickly as you can. इसका ये मतलब है कि राइट, देखो, अगर तुम एनिमल अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर रखते हो ना, तो सो डोंट expose it to negative stimulus. For example, don't loud noise नहीं मारो, मतलब डराओ धमकाओ नहीं, loud noise देख के as in negative stimulus मत दो. You know what? Don't stop the food, because if you want the animal to do something, then you'll give it the food. मतलब वो कर ही ना तो उसको खाना ही नहीं मिलेगा. मतलब don't use or don't deprive the animal of food or water just because you are making that food and water a form of a reward. देखो रिवॉर्ड करना है कुछ और तरीके से दो. Don't stop the basic necessities of an animal just because of reward and punishment का जो philosophy है, right? And also, if you want to punish the animal, don't use entirely negative stimulus. For example, अगर animal कहना नहीं मानता, for example, you're training a dog, हाँ, कुत्ता बॉल लेके आ रहा है तो उसको मतलब तुम ट्रीट दोगे ना, कुत्ता बॉल लेके नहीं आया, सो तुम नहीं उसका पूरा खाना रोक देगा. खाना तो दोगे, बट एडिशनली शायद डॉग बिस्किट को तुम ट्रीट के रिवॉर्ड के तौर पर इस्तेमाल करोगे, नॉट द रियल फूड ऑफ द डॉग, राइट? क्योंकि वो डिप्राइव हो जाएगा फिर. नेगेटिव स्टिमुलस क्या होता है, कुत्ता बॉल लेके नहीं आया तो उसको डंडे से तो नहीं मारो ना, मतलब कुछ बोल सकते हो नहीं, डंडे से मारना या नेगेटिव स्टिमुलस देना, दैट्स एक्सेस. पनिशमेंट के दौरान डोंट यूज नेगेटिव स्टिमुलस. रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट के दौरान जस्ट डोंट डिप्राइव द एनिमल ऑफ हिज बेसिक नेसेसिटीज. ठीक है, तो ये 6 एनिमल्स एथिक्स हैं, दैट्स इट. एंड ये इश्यूज के अंदर आता है. अब तक कोई मसला? अच्छा भाई, ये बताओ कि तुम्हारे पास साइकोलॉजी की बुक है तो कौन सी वाली है, हु इज द ऑथर? या काली वाली, ऑक्सफोर्ड वाली? Do you know about the Oxford one existence? अच्छा, देखो एक किताब है ऑक्सफोर्ड वालों की, वो जूडी रसल है, काली वाली. क्रेग रॉबर्ट्स राइट इज द गाय जिसने ऑक्सफोर्ड वाली किताब लिखी. क्रेग रॉबर्ट्स राइट. ऑक्सफोर्ड किताब की 2 एडिशन है, नई वाली एडिशन लेना. या पीडीएफ नहीं, पीडीएफ पुरानी वर्जन की नेट पे, जिसका सिलेबस आउट 9698 वाला है, 9990 वाला नहीं है, राइट? बोलना क्या चाह रहा हूँ, उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो काली वाली किताब के अंदर नहीं है, और उसके अंदर ब्रेक डाउन भी अच्छा तरीके से दिया हुआ है, हेडिंग बाय हेडिंग. मैं ये नहीं कहूँगा ब्लैक बुक कम्प्लीटली फजूल है, और मैं ये भी नहीं कहूँगा कि तुम्हें ऑक्सफोर्ड की किताब खरीदनी चाहिए, अगर है तो अच्छी बात है. नहीं है तो आई हैव स्लाइड्स, राइट? दिस स्लाइड्स आर द कंपाइलेशन या कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द बुक्स, एंड दैट शुड बी इनफ टू गेट यू ओवर द लाइन. ठीक है, भारत. Now you're supposed to understand how every single chapter in AS is broken down. ठीक है, क्योंकि इसके अलावा जो पेपर वन है, अभी तक तो हमने वो पेपर वन पढ़ा है, ये छोटा सा है. इसके अलावा जो सारा पेपर वन है ना, दैट्स ऑल अबाउट मेमोराइजेशन, रट्टा मारना. ठीक है, अनफॉर्चुनेटली remembering the details of the experiment, ठीक है ना, like as a story is what the name of paper one is. ठीक है. अच्छा, पेपर वन जो 12 केस स्टडीज हैं, कोर्स स्टडीज हैं, राइट? यू नीड टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ एवरी सिंगल केस स्टडी. सबसे पहले तुम्हें बैकग्राउंड बताएंगे, ठीक है ना, जो फजूल होता है, लेकिन इसके अंदर बहुत ही खतरनाक 4 मार्क वाला क्वेश्चन बैकग्राउंड से बनाते हैं, तो पता भी नहीं चलता आता कहाँ से.
कोई बैकग्राउंड पढ़ता ही नहीं है, लेकिन आएगा क्वेश्चन वहां से। एम्स, hypothesis, right? Sample, sampling टेक्निक, ठीक है। ये सेटिंग कहाँ पे हो रही है, आईवी क्या है, डीबी क्या है, बता देते हैं वो लोग, ठीक है ना। प्रोसीजर क्या, पूरा एक्सपेरिमेंट हो कैसे रहा है, और डेटा किस तरह कलेक्ट किया, मेथोडोलॉजी, हमारे रिजल्ट्स क्या है, रिजल्ट्स का रिजल्ट्स क्या है, और रिजल्ट्स का मतलब क्या है, एज इन मीनिंग ऑफ रिजल्ट्स, हमारा कंक्लूजन क्या है, व्हाट कैन वी से एट द एंड, और उसकी इवैल्यूएशन, मतलब एक्सपेरिमेंट की स्ट्रेंथ एंड वीकनेस निकालना, इवैल्यूएशन के बाद स्ट्रेंथ एंड वीकनेस निकालने, इवैल्यूएशन के बाद आप इसके फिर वो अप्रोच के ऊपर आ जाएंगे, सॉरी नहीं, डिबेट के ऊपर आएंगे, नेचर नर्चर इंडिविजुअल सिचुएशनल है। ये सबसे पहले बताते हैं भाई अप्रोच कौन सी है, ठीक है। हाउ डज इट लिंक विद द अप्रोच दैट यू आर स्टडीइंग, मतलब व्हाई इज मिलग्राम अ सोशल अप्रोच, यहाँ पे बताएंगे, ठीक है। और क्या है, और यही है ज़्यादातर। सो या ये पूछते हैं भाई इस एक्स वाई जी की स्टडी के अंदर सैम्पलिंग टेक्निक कौन सी थी, सो यू हैव टू रिमेंबर, या जब तुम नोट्स बनाओगे, categorize your information about each study in this तरीका, and it's going to be messy, the things are going to be back and forward, कभी एम आ रहा होगा नीचे, कभी हाइपॉल ऊपर आ रहा होगा ऊपर, कभी आईवी डीबी एंड में ठीक है, it's like a mix up scenario, right? But whatever you do, तुम्हें information इस तरह categorize करना, ठीक है। पीडीएफ मैं तुम्हें एक देता हूँ, लेकिन that's not the book, but I hope it can get the job done. कौन है ये, हाँ। ये बता कर तुमने एएस के अंदर क्या क्या पढ़ा हुआ है। अच्छा मुझे एक 20 सेकंड दे दो, गेट पे कोई आए, खोलना पड़ेगा।
अच्छा ठीक है, ओके, आई अंडरस्टैंड योर डिलेमा, ठीक है ना, बट द गुड थिंग इज तुम एक दफा थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा, ठीक है ना, तो ठीक है, ओके दैट्स फाइन। अच्छा, मुझे आप तुमसे इट्स लाइक आई हैव टू किक इट अप अ गियर, ठीक है, आई हैव टू किक इट अप अ गियर। अच्छा, मैं तुमसे ना एक होमवर्क चाह रहा हूँ, ठीक है, तुम देते रहो, चेक करते रहूंगा, ठीक है, दैट्स गोना स्पीड अप द प्रोसेस एज वेल, ठीक है ना, पास्ट पेपर का जो सीन सॉल्व कर, तुम कोई भी ना, कोई भी पेपर टू करो, सही है, मैं बताता हूँ, पेपर टू करो, लेकिन करना क्वेश्चन नंबर 7 से, स्टार्ट सॉल्विंग एनी पेपर टू फ्रॉम क्वेश्चन 7, ठीक है ना, क्वेश्चन 7 से पहले नहीं करना, क्योंकि क्वेश्चन 7 से पहले करने वाले जो क्वेश्चन होंगे ना, यू नीड टू लर्न द 12 केस स्टडीज, 7 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन हो या 11 भी हो सकता है, नहीं हो सकता, मर्जी है, पेपर के अंदर जितने हैं एंड तक उतने ही होंगे। बाकी 7 क्वेश्चन 7 ऑनवर्ड्स, समटाइम इज 6, बट टू स्टे सेफ मैं 7 बोल रहा हूँ। 7 क्वेश्चंस के अंदर यू डोंट नीड टू अंडरस्टैंड द केस स्टडीज, यू जस्ट नीड टू नो द रिसर्च मेथड वाला पोर्शन जो हमने किया है, तो आई जस्ट वांट टू नो कि कितना हो सका है, कितना सही हुआ है, तो कैन यू, आई वांट अ पेपर टू का क्वेश्चन 7 ऑनवर्ड्स, कोई भी एनी पेपर टू तुम्हारी मर्जी का, 7 क्वेश्चन 7 से लेकर एंड तक कोई भी पेपर टू का कर सकते हो। हाँ, मसला आएगा उसका पूछ लेना, आई एक्सपेक्ट इट, ठीक है, एंड ऑल आई एम आस्किंग यू इज टू ट्राई, ठीक है ना, क्योंकि आई वांट नो कि यार तुम अटक कर रहे हो, ठीक है, आई वांट फाइंड एग्जैक्टली कॉन्सेप्ट्स के बाद फिर तुम कहाँ अटक रहे हो, सो आई कैन स्ट्रेंथन दैट पर्टिकुलर एरिया ऑफ पेपर टू, ठीक है, सो दैट्स इट। सो मंडे तक, मंडे से पहले दे देना, ठीक है, यू हैव टुमारो, ठीक है ना, मंडे को भी दे दो, मैं चेक कर दूंगा, ठीक है, सो या प्लीज दे देना मंडे से, ठीक है ना, we're gonna start our first study, ठीक है, you know what, I'm gonna let you pick any study that you want to study or any approach, ठीक है ना, so it's gonna be your call, मसला नहीं है, whatever order we can follow, but you know, I want to give you a chance to like choose a study that you want to start first, so yeah, you'll pick the study जो हमें करना होगा, सही है, राइट, तो yeah, I guess that's it, you want to ask something that जो हमने आज किया और सब समझ में आ रहा है, हाँ पूछो, क्या क्या मसला आ रहा है, ओह crap, मतलब खतरनाक वाला या वो है बट दे फायरिंग इट ऑफ, ये जो होता है ना एसिम्प्टोमेटिक वाला, ah shit, you have to take care of him, if you have to take care of him, ठीक है ना, I'll extend the deadline, ठीक है ना, ऐसा हो सकता है, ठीक है, मसला नहीं है, जब when he gets a bit better, ठीक है ना, then I can ask for submissions, कोई मसला नहीं है, I can understand, मेरे यहाँ भी हो चुका है, so I can sympathize with what you're saying, ठीक है ना, लेकिन when you study सवाल आए तो उसको पूछ लेना, सवाल तो पूछ सकते हो, ठीक है, you want to ask something about today whatever we studied, ठीक है, फिर I'm gonna end the lesson, I'm gonna see you on Monday 1 8 p.m. सही है, all right then, office.